नमस्कार। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं अशोक बालियान जी, जो जाने माने विचारक हैं और समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर हमारे चैनल को अवगत कराते रहते हैं। पिछले दिनों हमने उनसे स्वागत है आपका अशोक जी। पिछले दिनों हमने आपसे बात जब की थी, जब ये अजनाला वाली घटना हुई थी, जिसमें अमृतपाल अपने साथी को छुड़ाने के लिए थाने पे जो हमला किया गया था, और उस समय आपने कई चौंकाने वाली बातें बताई थी। लेकिन इसमें अभी एक ताजा डेवलपमेंट अशोक जी ये हुआ है कि केंद्र सरकार ने इसमें एक्शन लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर एक उच्च लेवल की बैठक भी की दिल्ली में, और जो आईबी के और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उनसे एक प्रेजेंटेशन लिया गया, जिसमें उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है कि जो पिछले 5-6 महीने की गतिविधियां हैं अमृतपाल सिंह की, उन सबको कलेक्ट किया गया है। और उसमें लगभग 10 ऐसी हेट स्पीच इनकी सामने आई है, जिसमें अमित शाह को जो जान से मारने की धमकी तक की बात है, वो सब सामने आई है। और इस सिलसिले में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी कल दिल्ली में मिले उनसे, अमित शाह से। और भारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, लगभग 50 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं पंजाब के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो जो घटनाक्रम अभी हाल ही में हुआ, उसे देखते हुए क्या केंद्र आपको इतना सजग नजर आ रहा है? देखिए हर्ष जी, ये बिल्कुल सही बात है जो आपने कही कि दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी गृह मंत्री जी ने की है। आज कल पंजाब के मुख्यमंत्री भी मिले हैं और केंद्र सरकार ने ये भी देखा है कि जिस वक्त भिंडरावाले का उदय पंजाब में हुआ था, उस वक्त शुरू में कांग्रेस सरकार ये सोचती थी कि हम तब चाहेंगे तब भिंडरावाले को दबा सकते हैं, और इसलिए शुरू में हर्ष जी उन्होंने कभी भी भिंडरावाले का विरोध नहीं किया। उसने अनेकों हत्याएं की और एक घटना में तो हर्ष जी वो हत्या के बाद दिल्ली आए थे ट्रकों पर बैठकर, और सारे हथियार अपने उन्होंने लुटियर जोन में ट्रकों के साथ में, जहां ट्रक बैन है वहां ट्रकों के साथ हथियारों का प्रदर्शन किया था और वापस पंजाब चले गए थे। तो मैं समझता हूं कि जो जिस तरह की गलती उस वक्त थी, वो क्या घटना थी, किस सिलसिले में आए वो थे? एक पंजाब में एक बहुत बड़े किसी नेता की हत्या हुई थी। जहां तक मैं समझता हूँ किसी निरंकारी नेता की हत्या हुई थी। अच्छा। उसमें भिंडरावाला नामजद किए गए थे, लेकिन उस वक्त उनको केंद्र सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया था, और वो फिर दिल्ली भिंडरावाला हथियारों के साथ अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों ट्रकों को लेकर पंजाब से दिल्ली आए थे। और जो अपना वीआईपी एरिया है जहां तमाम मिनिस्टर्स और उस वक्त के केंद्र सरकार के मुख्यालय थे, वहां सब जगह वो घूमकर ट्रकों में अपना प्रदर्शन किया शक्ति का, और वापस पंजाब चले गए थे भिंडरावाला। क्योंकि सरकार सोचती थी कि हम तो जब चाहेंगे तब इसको दबा लेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पे, ये वर्तमान केंद्र सरकार ने ये जरूर सोचा होगा कि अगर हमने अभी से रणनीति न बनाई तो हो सकता है कल पूर्व की तरह खालिस्तान की मांग फिर देश के लिए एक बड़ा नासुर बन जाए। आपने पिछली बार एक बहुत चौंकाने वाली जो बात बताई थी, हालांकि वो सब बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन हमारे कुछ युवा दर्शक हैं जो वो इन चीजों से अवगत नहीं है, कि जब डीआईजी अटवाल की हत्या हुई थी, उनकी डेड बॉडी उठाने के लिए भिंडरावाला को फोन किया गया था कि साहब हाँ, उठाने ये दो। तो हर्ष जी, अगर हम भारत के इतिहास में देखें कि एक उस क्षेत्र के डीआईजी इतना बड़ा अफसर जो खुद सिख कम्युनिटी से था, लेकिन बहुत जाबाज अफसर था, और वो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने गए, और जब माथा टेक के वो वापस आ रहे थे तो भिंडरावाले के जो हथियारबंद समर्थक थे उन्होंने उनकी हत्या की थी। उनकी डेड बॉडी पड़ी रही। पंजाब पुलिस इतनी डरी हुई थी उस भिंडरावाले के आतंक से कि उन्होंने उसकी डेड बॉडी को उठाने से मना कर दिया। तो डीआईजी अटवाल की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री जो बेंत सिंह जी थे उनसे गुहार लगाई, और 3 घंटे बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वयं टेलीफोन पर भिंडरावाले से रिक्वेस्ट की, उनसे निवेदन किया कि डीआईजी अटवाल की पत्नी मेरे पास आई है, वो रो रही है, आप कृपया उसकी डेड बॉडी उठाने थे। तब भिंडरावाल ने कहा तो ठीक है, आप उसकी डेड बॉडी मंगवा लीजिए। तो ये एक उस वक्त की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी, क्योंकि पंजाब में गवर्नर रूल लगा हुआ था, बहुत बड़ी फैसिलिटी थी कि भारत के इतिहास में एक डीआईजी की डेड बॉडी को एक आतंकवादी या एक आतंकवादी संगठन के हथियारबंद लोग इस तरह रोक के रखे। तो ये बहुत उस वक्त की बहुत एक गंभीर घटना थी हर्ष जी। अच्छा, आपने जो बताया कि भिंडरावाला जब आया, शक्ति प्रदर्शन करके गया दिल्ली में लुटियन जोन्स में, और केंद्र सरकार ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी, उसे सीरियसली नहीं लिया,
और उस समय तो निश्चित रूप से दोनों ही जगह सरकारें एक ही पार्टी की रही होंगी। मेरे ख्याल से वहां भी कांग्रेस की ही सरकार थी, पंजाब में भी, और सेंटर में तो थी ही खैर उनकी सरकार, जहां तक मुझे याद है। लेकिन इसमें ये बताइए कि भिंडरावाला जो पनपा, जैसे आज एक आर्टिकल आया है, जूलियो रिबेरो जो पूर्व डीजीपी रहे हैं वहां के, पंजाब जी के, जी। उन्होंने लिखा है कि जो अमृतपाल है वो भिंडरावाला नंबर 2 बनना चाहता है, कि भिंडरावाला को वो इमिटेट करता है और उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब तो वर्तमान हालात में सरकार निपट रही है, लेकिन उस समय ये बताइए कि ये शुरुआत कहां से हुई थी, किस तरीके से ये पनपे थे वहां पे एग्जैक्टली जैसे देखिए, एक लोग कह देते हैं, बहुत ही नाम ले देते हैं कि साहब इंदिरा गांधी ने ही इसको पैदा किया भिंडरावाले को, और फिर ये जब नासूर बन गया तो इसे मार दिया। ये सच बात है कि वहां उस वक्त शुरू में अकालियों की सरकार थी, और अच्छा। अकालियों से निपटने के लिए ही ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त पर, जो कांग्रेस पार्टी में पंजाब के जिम्मेदार नेता थे, बड़े नेता थे, उन लोगों ने ही इसको, क्योंकि ये उस वक्त ये केवल एक धर्म प्रचारक थे भिंडरावाला, और ये दमदमी टकसाल वहां एक सिखों का एक बड़ा मतलब जो उनका धर्म के लिए प्रचार करती है, एक बड़ी गद्दी है, तो उसके वो वहां पर उसके वो सुप्रीम थे, और उनको ला गया था। और शुरू शुरू में तो वो कांग्रेस की मीटिंग्स में भी जाता था जब कोई बात होती थी, और बात करता था, लेकिन फिर उसने एक अपना इंडिविजुअल, अपनी एक खालिस्तान की जो सोच थी उसकी, उसको उसने, क्योंकि खालिस्तान की सोच अगर हम अच्छी बात करें तो एक जगजीत सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति थे, वो पंजाब में चुनाव भी लड़े थे, और वो बुरी अच्छा। तरह हार गए थे, तो हारने के बाद में वो विदेश चले गए, और विदेश जाकर उन्होंने फिर ये कहा कि हम इसको खालिस्तान को, एक सिखों के लिए अलग राज्य बनाएंगे। तो वहां उस चीज से प्रेरित होकर जो जगजीत सिंह चौहान ने किया था, और भिंडरावाले ने उसको कहा कि भाई हम लोगों ने तो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में उसमें एक प्रस्ताव हर्षजी पास हुआ था कि पंजाब को और स्वायत्ता दी जाए। अच्छा। लेकिन वो उसका मतलब, स्वायत्ता का मतलब ये नहीं था कि पंजाब प्रांत को भारत से एक अलग सिख देश के रूप में अलग किया जाए, वो नहीं था। लेकिन भिंडरावाले ने कहा कि नहीं, ये हम इसको एक अलग देश बनाएंगे, और हथियारबंद तरीके से बनाएंगे। और उनके साथ में आपने ध्यान होगा कि एक आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर थे जो जनरल सुवेग सिंह के नाम से जाने जाते थे, जिनको भारतीय आर्मी ने भिंडरावाले के साथ ही मारा था। वो उनके साथ होकर वो इन सबको, जो इनके हथियारबंद लोग थे, उनको ट्रेनिंग देते थे। तो ये उस वक्त की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो भारत सरकार ने समय पर हर्षजी उसको नहीं संभाला, और वहां एक तरह से जो सिख इस चीज का विरोध करते थे, जो खालिस्तान का विरोध बहुत सारे सिख भी करते थे, क्योंकि बहुत सारे सिखों को नहीं, 100% सिखों का ये मानना है कि ये सिख धर्म जो है सनातन धर्म का एक शाखा है। जैसे जैन धर्म है वो सनातन धर्म की एक शाखा है, बौद्ध धर्म है वो सनातन धर्म की शाखा है, बहुत सारे चीजें इससे निकली है। उनका मानना था कि ये भारत में इस तरह की मांग करना बिल्कुल भी गलत है। तो आपने देखा होगा हर्ष जी के उस वक्त में भिंडरावाले ने बसों से उतारकर हिंदुओं की हत्या की थी। एक वहां उस बस में उस वक्त एक सिख थे, उनको अलग खड़ा कर दिया था। तो वो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे कि सिखों को और हिंदुओं को दो अलग अलग कौमें बताया जाए, और दो अलग अलग कौमें बताकर ही खालिस्तान की मांग को तुम आगे बढ़ा सकते हो। ये भिंडरावाला का मिशन था। लेकिन मैं समझता हूं कि अमृतपाल सिंह जी उस मिशन पर कामयाब नहीं होंगे। तब की परिस्थितियों में आपकी परिस्थितियों में अंतर है। आपने देखा होगा कि जो रेफरेंडम कनाडा में, अमेरिका में और जो इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हर्ष जी कर रहे हैं, उनको सभी सिखों ने एक तरह से कंडम किया है। उनके उस रेफरेंडम पर कोई भी वोट नहीं पड़ी है, मुश्किल से बहुत कम इंटरनेट के माध्यम से आई होंगी, तो 10-20। वो तो कहते हैं कि हमारे पास 10,000 लोगों की स्वीकृति आई कि हम खालिस्तान चाहते हैं, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल भी सच नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि अमृतपाल सिंह, इसलिए मैं समझता हूं कि भिंडरावाले की तरह आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सिखों ने उसको कंडम किया है। अच्छा, इसमें जो है एक चीजें ये भी सामने आई थी, जैसे कि आपने फेसबुक पे लिखा था, मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं कि मीडिया ने उन्हें इंटरव्यू किया था, बीबीसी ने। मार्क टुली जो इंडिया के प्रभारी थे, वो उस समय उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, उनको एक हीरो की तरह पेश किया गया था, और बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी गई थी। ये मेरे याद है, मैंने देखा है वो तस्वीरें जो चारपाई पे बैठे हुए भिंडरावाला की। और मेरे ये भी याद है कि मैं तो उस समय बड़ा छोटा था,
हमारे साथ में हमारे से 4-5 साल बड़ा एक सिख लड़का हुआ करता था और हमारे पड़ोस में ही रहता था वो। और मैं हम लोग जब बच्चे खेलते थे सब लोग तो एकत्र होते थे, तो वो भिंडरावाला की तुलना भगत सिंह से किया करता था। मैंने कहा, हमारी बहस हो जाती थी इस मुद्दे पे, हम तो उस समय बहुत ही छोटे थे, 6ठी 7वीं क्लास में रहे होंगे, तो हमारी बहस होती थी इस मुद्दे पे। और उस वो लड़का इस चीज को इस तरीके से जस्टिफाई किया करता था कि साहब देखिए, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्हें भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था, लेकिन बाद में ये शहीद बन गए। और एक आने वाले समय में देखना, भिंडरावाला भी इसी तरह का हीरो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि भिंडरावाला में को सिखों में या सिख युवकों ने अपना आदर्श कहीं इस तरीके से माना है कभी भी। बिल्कुल हर्ष जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम 1984 में जब ये भिंडरावाले के हथियारबंद लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया और स्वर्ण मंदिर को उनसे आजाद करा गया, तो मैंने जनरल बराड़ की किताब को पढ़ा है कि वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे छुट्टी लेकर, लेकिन तभी उनको आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना मिली कि आप तुरंत जो है एक टॉप सीक्रेट मीटिंग्स है उसमें आइए। जब ये फौज आ गई तो वहां 2 जून 1984 को जो हमारे बीबीसी के इंडिया में संवाददाता है मार्क टुली, सतीश जैकब और एक फोटोग्राफर थे, इन तीनों ने उस वक्त भिंडरावाले के इंटरव्यू को किया था। और ये उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि भिंडरावाला उस वक्त उदास थे, लेकिन वो कहते थे कि गांधीज लास्ट बैटल, जो किताब का नाम आपने भी लिखा है। जी 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 जी। तो वो कहते थे कि बहुत उदास होकर के एक दिन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आएगी और वो ये कहेगी कि मेरे इस देश को आप मतलब है बकस दो, ये शब्द उसने पंजाबी में कोई शब्द कहा था उसने, लेकिन वो उदास थे। ये मार्क टुली ने अपनी पुस्तक में लिखा है। सतीश जैकब के उस वक्त जब इंटरव्यू आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि वो बहुत उदास थे, अकेले बैठे हुए थे वो। आप लोग ने भी उनके फोटो देखे थे। और ये 4 दिन के अंदर हुआ था। 2 जून को ये लोग मिले थे और उसके बाद मुझे लगता है 5 या 6 जून में भिंडरावाले को मार दिया गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि भिंडरावाले को क्या था कि पाकिस्तान से भी उस वक्त बहुत सह मिली हुई थी। पाकिस्तान ने उसको ये कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिस टाइम आप इंटरनल सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ोगे तो हम सीमा से भारत के साथ में युद्ध छेड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान को भी ये पता नहीं था कि भारतीय आर्मी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आर्मियों में से एक है और एक थी और आगे भी एक रहेगी। तो उस वक्त वे सब चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जितने भी वहां आतंकवादी बड़े टॉप आतंकवादी थे, भाई अमरीक सिंह थे, जनरल सुवेग सिंह थे, भिंडरावाले थे, इन सबको आर्मी ने मार दिया था। हालांकि भारतीय आर्मी को भी उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा था हर्ष जी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वे सारी परिस्थितियां बहुत दूर जा चुकी हैं। भी काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था उसमें। हाँ देखिए, क्या था कि गोल्डन टेम्पल को एक तरह से आतंकवादियों के कब्जे में था, जिसको हमारे 10 गुरुओं ने बड़े आदर सम्मान के साथ स्थापित किया हो, जिसको 140 करोड़ लोग जो भारत के, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हुआ, सब गोल्डन टेम्पल को बेहद सम्मान की दृष्टि से शीश झुकाते हो। वहां एक वक्त में आतंकवादियों का कब्जा हो गया था और जितने हमारे मुख्य ग्रंथी थे वहां, वे सब के सब लाचार थे और वो भिंडरावाले के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन भारतीय आर्मी ने आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त किया और फिर उसको कुछ दिनों के बाद, जयकार सेवा के बाद ठीक किया गया और फिर वो सभी के लिए स्वर्ण मंदिर को खोल दिया गया, पहले से सुंदर। जिस तरह हमारे गुरुओं ने कल्पना की थी, सिखों के 10 गुरुओं ने, उसी तरह के स्वर्ण मंदिर को आज हमें देखने को मिलता है, उससे भी बेहतर मिलता है। असल में ये मुझे लगता है कि एक तरह की जो है कायरतापूर्ण हरकत भी थी कि आप स्वर्ण मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल में अगर आप छुप जाते हैं, जैसे कि हजरत बल में हुआ था कश्मीर में, ये एक कायरता भी होती है कि साहब यहाँ सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकती, आप पे सेना नहीं घुस सकती और उस तरह का एक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि अमृतपाल ने किया, वो गुरु ग्रंथ साहब को उसमें एक ट्रक में लेकर गया और उसकी आड़ में वो थाने पे हमला हुआ है। आपको उसमें ध्यान होगा, उसमें ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में कोई सिख ऐसा नहीं होगा नेता जिसने इस चीज की आलोचना न की हो। बिल्कुल, सबने आलोचना अमरिंदर वगैरह सब आलोचना आई है। चीज को
आप लेकर आए हो। ऐसे तो कल कोई हत्यारा भी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जाएगा और हत्या करके निकल जाएगा कि मेरे पास तो गुरु ग्रंथ साहिब है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसको तो कंडम किया है सबने। ये तो बिल्कुल अमृतपाल जी ने, मैं समझता हूँ कि इससे तो उसका गिराफ गिरा होगा निश्चित तौर पे। जो उसका ये कार्य था, ये किसी ने भी अच्छा नहीं माना। है ये तो। हाँ। हाँ, बिल्कुल कायरतापूर्ण है। और ये सिखों ने सबसे ज्यादा इसको कंडम किया है कि ये बहुत ही उसने गलत किया है। ये इतनी आदर की चीज है जिसको सारी दुनिया के लोग मानते हैं। भाई हमारे 10वें गुरु के बाद तो फिर ये तय हो गया था सिख धर्म में कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा आगे से, जैसा हमने 10 गुरुओं को आदर किया था, ऐसे ही हम इसको गुरु ग्रंथ साहिब को आदर करेंगे। और हम सब लोग उसका उसी तरह आदर करते हैं। अच्छा, इसमें अशोक जी एक चीज मैं और ये जानना चाहूंगा कि जैसे पंजाब में जो मिलिटेंसी का दौर है 80s में, मैंने भी देखा है, मैं 20-25 दिन मैंने गुजारे हैं। 1989 की बात है, मैं चंडीगढ़ में रहा हूं, मैंने बड़ा दहशत का माहौल वहां देखा है। दिन छिपते ही सारा मार्केट बंद हो जाता था और लड़के जो है बाइक पे और उस पे निकलते थे हुल्लड़ मचाते हुए, किसी की हिम्मत नहीं थी उन्हें रोक ले। ये स्थिति उस समय हो गई थी। लेकिन ये फिर भी जो पंजाब में मिलिटेंसी का दौर था और जो कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर चला 370 हटने से पहले, पंजाब का जो एक दौर था एक बहुत सीमित दायरे में रहा और उसे बहुत जल्दी उसी तरीके से, जिस तरीके से वो उठा उसी तरीके से नीचे चला गया। कश्मीर और पंजाब के इस मिलिटेंसी के दौर में ऐसा क्या बेसिक फर्क रहा कि ये पंजाब में इतनी जल्दी खत्म हो गया लेकिन कश्मीर में बहुत लंबा समय लगा? देखिए क्या था कि जिस वक्त ये पंजाब में था, उस वक्त वहां जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि आज उन्होंने एक पंजाब केसरी में लेख लिखा है, मिस्टर रिबेरो, फिर केपीएस गिल साहब आए। केपीएस गिल साहब का पंजाब के आतंकवाद को खत्म करने में हर्षी बहुत बड़ा योगदान था। जी। वो वहां की मूल समस्या को समझते थे और वहां के जड़ों को, ग्रास रूट को समझते थे। उन्होंने वहां की सबसे पहले पुलिस का मोरल ऊंचा किया। और कश्मीर में क्या हुआ हर्षी कि वहां जो पूर्व सरकारें रही, क्योंकि सब्जेक्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर का राज्यों के हाथों में होता है, उन्होंने कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की पुलिस के मोरल को नीचे करने का काम किया था। आपने देखा होगा आज वहां गवर्नर रूल तब से लगा है, तब से हमारी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस सारे ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं हर्षी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अब भाग न ले रही हो, आतंकवादियों के खिलाफ लोहा न ले रही हो। आप देख रहे होंगे कि ये गवर्नर रूल लगने के बाद में जो पूर्व की सरकारें थी, उनके जाने के बाद में पंजाब पुलिस का जो मोरल, जिस तरह पंजाब पुलिस का मोरल था, उसी तरह आज हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का मोरल ऊंचा हुआ है। आपने देखा होगा कि कश्मीर में भी पहले के मुकाबले घटनाएं कम हुई है। हाँ, एक बात जरूर है कि वो जो हमारी सीमाएं हैं वो उन क्षेत्रों से मिलती है जहां पाकिस्तान जो है अपने कैंप को चलाता है। आपने देखा होगा कि मिलिटेंसी में वहां अगर 4 आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनमें से 2 कम से कम या 3 आतंकवादी पाकिस्तान के मूल निवासी पाए जाते हैं। इसलिए वहां पर जो है समस्या दूसरी है। पंजाब का बॉर्डर हमारा इस तरह सील कर दिया गया है कि वहां इस तरह का मूवमेंट आना जाना कम हो गया है निश्चित तौर पर, और उस जमाने में बढ़ा हुआ था। लेकिन आज बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, वहां इस तरह की चीजें अब बहुत कम देखने को मिलती है हर्षी। इसीलिए अभी हम जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का कुछ रूप देखते हैं। तो अब इसमें जो जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का जब जिक्र चली गया है, इसे जोड़ ही दिया है हमने, तो जम्मू कश्मीर में तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने ये किया कि जितने भी टेररिस्ट के जो फंडिंग है, फंडिंग के सोर्सेज बंद किए गए। जितने भी अलगाववादी नेता हैं सबके सब अंदर बंद कर दिए गए। इनके बाहर से जो इनके अकाउंट्स थे वो सील कर दिए गए। मुझे लगता है कि जो फंडिंग का मामला है मेन, उसी से ही ये सब चीजें संभव हो पाई, और ये पंजाब में जो है वो समय रहते नहीं किया गया, इसलिए चीजें वहां बढ़ गई। हाँ बिल्कुल हर्षी, ये आपने बहुत सही बात कही कि जम्मू एंड कश्मीर में जो केंद्र सरकार ने जो फंडिंग रोकी है, जो विभिन्न माध्यमों से आ रही थी, उसका जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को समाप्त करने में बहुत बड़ा मतलब है हाथ रहा है। और आप अभी पीछे कहते कि कश्मीर में जो मस्जिद में आतंकवादी, मैं आपको हर्षी एक घटना बताऊं कि एक मस्तगुल नाम का एक आतंकवादी था। 1 महीना वो एक मस्जिद में डेरा डाले पड़ा रहा, लेकिन उस वक्त की हमारी केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी हमारी आर्मी को कि वो वहां एक्शन करे।
ये चीजें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई देश में, कि इससे क्या हुआ कि आतंकवादियों को मौका मिलता था कि सरकार जो है तुम्हें मतलब है तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने में पीछे हटती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सन 90 में जो वहां से कश्मीरी पंडितों को वहां से आने को मजबूर किया गया था, वो ज्यादातर जो है वहां मस्जिदों से ऐलान किया गया था, हाँ। वरना मस्जिद तो आपने इबादत का घर पता नहीं होता है। आपने देखी है कि नहीं, कश्मीर फाइल्स फिल्म में बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट तरीके से उसको दिखाया गया है, बहुत हाँ वास्तविक बिल्कुल चित्रण है हर्षी, उसका। मैंने देखी भी है, ये रियलिटी थी वहां की। हाँ उसमें उस फिल्म में कोई रॉन्ग चीजें गलत चीजें नहीं दिखाई गई, हाँ बिल्कुल हाँ ये रियलिटी थी वहां की। यही हाँ। हुआ था। आपने देखा होगा कि जो आज जेल में है, जो बड़े आतंकवादी हैं, चाहे विक्टे कराटा हो, चाहे एक दूसरा ये जो आजकल तिहाड़ जेल में दिल्ली में है, जिसको सजा भी हो गई, इससे तो 4 एयरफोर्स के जवान मारे थे, यासीन मलिक। यासीन मलिक ने तो। और देखो, मुझे ये ताज्जुब होता है हर्षी कि ये मुफ्ती मोहम्मद की एक बेटी के अपहरण में नामजद था और शामिल भी था। और जब इसको भारत सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने इसको गिरफ्तार किया था, तो महबूबा वो मुफ्ती लोग का बयान विरोध आया कर रहे था थे कि इसको। इनको गलत गिरफ्तार किया गया है। बताइए मैं ताज्जुब मानता हूँ कि एक किस हद तक बहन, इन्हें सपोर्ट एक किया। क्या क्या हर्षी, मैंने कहा कि किस हद तक सपोर्ट किया गया कि आपकी बेटी का अपहरण किया और आप उसे गलत बता रहे हैं उसकी अरेस्ट को। हाँ, और खुद जिस लड़की का अपहरण किया, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण किया, उसकी बहन जो वहां की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, और वो कह रही है कि इनको गिरफ्तार गलत किया। जबकि मैं उनकी, मुफ्ती मोहम्मद साहब की उस बेटी की अभी तक तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसने गवाही दी है कि हाँ ये मेरे अपहरण में था। देखो कितनी कंट्रोवर्सी है, जिसका अपहरण हुआ है वो कोर्ट में कह रहा है कि ये मेरे अपहरण में शामिल था, और उसकी बहन जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, वो कह रही है कि भारत सरकार ने यासीन मलिक को गिरफ्तार करके गलत किया। वैसे अब तो मुझे लग ये रहा है बहुत कि ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग घटना थी। कश्मीर में जो ये लोग राजनीतिक परिवार है वहां के, ये लोग अब अपने कर्म भोग भी रहे हैं। जो जो राजनीतिक रूप हाँ से इनका ग्राफ गिरा है, और इस समय एक समय ये कहने लगे थे कि हम तो किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर इन्होंने एक गुप्कार अलायंस बनाया और एक छोटे से चुनाव में, जो डीडीसी वगैरह के चुनाव है, वो चुनाव तक इन्होंने मिलकर लड़े हैं सबने। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो कभी साथ नहीं आए परिवार, वो डर के मारे अब जो है वो एक साथ हो गए हैं। ये तो हर चीज देखो, 70 साल से धारा 370 और 35A के कारण ये लोग वहां अपनी हुकूमत चलाते थे, न कि भारत सरकार की हुकूमत चलती थी या उनकी कोई राय चलती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो और मैं जब ये जिक्र आएगा हंसी, आपको एक बात और बताऊं, जिस एक्ट के तहत भारत में 665 रियासतों का विलय हुआ था सरदार पटेल जी के वक्त में, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वहां कोई स्पेशल हाँ किसी राज्य को स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर ये 35 से 370 का दर्जा दिया गया है, तो ये बिल्कुल इलीगल था, ये दिया नहीं जा सकता था। इसका कोई उसमें उल्लेख नहीं है, ना कोई उसमें कानून में था। ये हाँ सारी की सारी रियासतें एक ही फॉर्मेट पर साइन हुए सबके राजाओं के। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि ये क्यों, मतलब उस वक्त की मौजूदा सरकार ने, जो उस वक्त सरकार थी, कि उसने क्यों किया था। नहीं, ये कानूनी रूप से उचित था, और नहीं होना चाहिए था कि एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है। वो तो उमर अब्दुल्ला आज पता है क्या कहते हैं? उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ये जो सरकार कर रही है, जो राजा कर्ण सिंह की फैमिली के साथ जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हो रहा है। ये कह रहे हैं। वो गलत है। कोई, हाँ महाराजा हरि सिंह ने कोई ऐसी राय नहीं रखी। वो फार्म आज भी पब्लिक डोमेन पर आया हुआ है। जिस फार्म पर राजा हरि सिंह जी ने साइन किए थे, उसमें कहीं, उसमें कॉलम ही नहीं था ये, उसमें कोई भी स्पेशल कैटेगरी देने का या उस पर दोबारा से वोटिंग का कोई कॉलम नहीं था, बिल्कुल भी हर चीज उस फार्म पर। तो ये जो पूर्व में जो हुआ है, जिसका 70 साल तक भारत के लोगों को खुमियाजा भुगतना पड़ा है, आतंकवाद से बहुत सारे हमारे लोगों को वहां माइग्रेट होना पड़ा है अपने देश में। तो ये मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार ने 370 और 35A को हटाकर ये सही किया है। और मैं समझता हूं कि फ्यूचर में वहां आतंकवाद भी खत्म होगा, क्योंकि हर चीज आतंकवाद को पीछे से बैकअप देने वाला पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कि आज खुद अपने आतंकवाद कटोरा के लेके खड़ा है कारण आईएमएफ के सामने। आतंकवाद की चपेट में है। कटोरा लेके खड़ा है आईएमएफ के सामने कि हमें फंड दे दो, हमें पैसा दे दो। ये हालत बिल्कुल, है। वो भी खड़ा है। आपने देखा होगा टीटीपी वहां किस तरह
उनके यहाँ खुद मतलब किस तरह आतंकवादी घटनाएं कर रही है, और वहां की पुलिस उसको अभी या फोर्स उसको वहां कंट्रोल नहीं कर पाई अभी भी, बिल्कुल भी। तो चलिए अशोक जी, आज काफी अच्छी दिलचस्प बातचीत हुई आपसे, और पंजाब के बारे में जो आपने अपडेट्स आज दिलाए, और भिंडरावाला के दौर और आज के दौर में क्या फर्क है, केंद्रीय सरकार का जो रुख है वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इन चीजों को लेती है। और हम आशा करते हैं बिल्कुल कि अंकित, मैं समझता हूँ कि आतंकवाद को केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी और इसको समय रहते हुए इसको कंट्रोल करेगी और ऐसे लोगों को पनपने नहीं देगी। आपका धन्यवाद, आपने इस विषय को उठाया। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।